नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हिंदू का हम डिस्कस करेंगे। भारतीय स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का फॉरेस्ट फायर्स से संबंधित। और तीसरा इश्यू हम डिस्कस करेंगे वार की सिचुएशन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो इंफॉर्मेशन वारफेयर का हिस्सा बन चुके हैं उनसे संबंधित। कोट है आज का, ये देखो, इंडिया के टूरिज्म के बारे में कुछ लिखना होना तब ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। कीथ बेलोस का, ये नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी से हैं। इन्होंने कहा था वर्ल्ड में कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर एक बार आप जाते हो ना तो वो आपके दिल में बस जाते हैं और दिल से निकलते नहीं हैं, और मेरे लिए वही एक प्लेस है इंडिया। तो इंडिया के टूरिज्म के बारे में आप ये कोट इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन जो आपको आज अटेम्प्ट करना है, ऐसे कौन से रीजन्स हैं जिसकी वजह से अगर फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं तो इससे बहुत नुकसान हो जाता है। कैसे नुकसान होता है ये बताना है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं फॉरेस्ट फायर्स को प्रिवेंट करने के लिए, डिस्कस करना है आपको 250 वर्ड्स में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल विदेशों में पढ़ने के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सदियों से भारत से दूसरे देशों में स्टूडेंट्स जाते रहे हैं पढ़ने के लिए। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, ये प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं जो दूसरे देशों में गए, पढ़ने के लिए वापस आए और देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। इवन देखो, इस महामारी के आने से पहले ऑलमोस्ट 7,50,000 इंडियन स्टूडेंट्स विदेशों में पढ़ रहे थे। और ये जो स्टूडेंट्स हैं ना विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, इससे ये दूसरे देशों की इकोनॉमीज में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? $24 बिलियन। बहुत बड़ी रकम है। देश की जीडीपी का ऑलमोस्ट 1%। और देखो, 2024 आते आते विदेशों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर हो जाएगी 18 लाख। तब ये दूसरे देशों की इकोनॉमीज में कंट्रीब्यूट करेंगे $80 बिलियन। तो सोच के देखिए इंडिया को कितना नुकसान होता है। बट देखो, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आज़ादी के बाद से ही सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन अभी भी हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन का काफ़ी अभाव है, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं दूसरे देशों में क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने के लिए। आप एग्जाम्पल देखिए, वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से एक भी इंडिया की यूनिवर्सिटी नहीं है। जबकि देखो, आधे से ज़्यादा जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना उसकी एज 25 से कम है। एक बार हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था वो इंडियन जो दूसरे देशों में जाते हैं वो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करते हैं। इवन प्रधानमंत्री मोदी और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने यूके में इंडियंस को कहा था लिविंग ब्रिज बिटवीन बोथ कंट्रीज, यानी वो भारतीय जो यूके में हैं वो यूके और इंडिया के बीच में जिंदा ब्रिज का काम कर रहे हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, ये कुछ भारतीय हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और उनकी अचीवमेंट में हम भी गर्व महसूस करते हैं। जब भारतीय जाते हैं दूसरे देशों में पढ़ने के लिए और वहाँ पे उसके बाद काम करते हैं तो वो ना सिर्फ इंडिया की सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करते हैं बल्कि वहाँ पे जो नॉलेज हासिल करते हैं उसका ट्रांसफ़र भी इंडिया में करते हैं। वहाँ पे अगर कमाते हैं तो काफ़ी रेमिटेंस यानी पैसा इंडिया में भेजते हैं, काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं। लेकिन अब चूँकि देखो 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं, ज़्यादातर को तो निकाल लिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर ना एक बैकलैश भी देखने को मिला। बैकलैश मतलब क्रिटिसिज्म भी काफ़ी देखने को मिला इन स्टूडेंट्स का। लोगों ने क्वेश्चंस रेज किए कि आप दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते क्यों हो, इंडिया में क्यों नहीं पढ़ सकते। राइटर कहते हैं देखो, क्वालिटी एजुकेशन अगर इंडिया में अवेलेबल हो तो शायद ये स्टूडेंट्स अपना देश छोड़ के दूसरे देश में ना जाएं। हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन, अगर प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन की बात करें, काफ़ी महंगी है, एडमिशन भी मुश्किल से होता है, सीट्स भी कम हैं। तो इन स्टूडेंट्स को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है जो भारतीय स्टूडेंट्स दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं ना उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। बात सिर्फ देखो यूक्रेन की नहीं है, चलो यूक्रेन का तो हमने मान लिया,
कि एकदम से युद्ध हो गया, इस पे किसी का बस नहीं चला। और इवैक्यूएशन में अभी तक 2 भारतीय छात्रों की डेथ भी हो चुकी है। इवैक्यूएशन में नहीं कहेंगे, युद्ध में कहेंगे। युद्ध की वजह से 2 भारतीय छात्रों की यूक्रेन में डेथ हो चुकी है। बट और भी काफी सारे देशों में इंडिया के स्टूडेंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जैसे कनाडा का एग्जांपल दिया जाता है, वहां पर देखो ऑलमोस्ट 2000 इंडियन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके जो कॉलेज हैं वो एकदम से बंद हो गए। स्टूडेंट्स का भविष्य का सोचिए, अगर मान लीजिए इंडिया में कोई कॉलेज एकदम से बंद हो जाता है तो आपको पता है स्टूडेंट्स सड़कों पर आ जाते हैं। सरकार कोई ना कोई कदम उठाती है ये इंश्योर करने के लिए स्टूडेंट्स का भविष्य खराब ना हो। लेकिन भारतीय स्टूडेंट्स विदेशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो यूनिवर्सिटीज एकदम से बंद हो जाएं तो फिर भारत की गवर्नमेंट तो कर तो सकती है लेकिन एक लेवल से ज्यादा कर नहीं सकती। कनाडा की सरकार को बोल ही सकती है कि उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कीजिए, लेकिन इतना हक तो भारत की सरकार का नहीं है ना। यही चीज यूके में भी देखने को मिली। कुछ साल पहले बहुत सारे बोगस कॉलेजेस एकदम से बंद कर दिए गए यूके की सरकार के द्वारा, तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंस गए, उनमें से इंडिया के भी काफी थे। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ने एकदम से अपने बॉर्डर क्लोज कर दिए, तो हजारों जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज कैंपस में नहीं जा सके ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए। यूके में जब लॉकडाउन लगा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो जाते हैं ना विदेशों में पढ़ने के लिए, तो साथ के साथ वो काम भी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब एकदम से लॉकडाउन लग गया तो काम मिलना बंद हो गया, खर्चा कैसे चलेगा, तो इवन खाने के पैसे नहीं थे, ऐसी भी सिचुएशन आ गई। तो ये हमने कुछ चैलेंजेस समझे जो भारतीय स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब वो जाते हैं दूसरे देशों में पढ़ने के लिए। अब क्या किया जा सकता है ये डिस्कस करते हैं, सजेशंस क्या हैं ताकि भारतीय स्टूडेंट्स ये सब प्रॉब्लम्स ना फेस करें। देखो, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये स्टूडेंट्स पढ़ के वापस भारत आके एडवांस नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं, इंडिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। देखो, ये जब दूसरे देश में जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल इंडियन स्टूडेंट्स यूके में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये यूके के कंज्यूमर्स हैं। यूके की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है दूसरे देशों से जो स्टूडेंट्स आते हैं यूके में पढ़ने के लिए उनसे। तो क्यों ना इंडिया इन देशों के साथ में कोई एग्रीमेंट साइन कर ले। जैसे मान लीजिए यूके के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन कर लिया कि अगर इंडिया के स्टूडेंट्स आपके साथ आपके देश में आएंगे पढ़ने के लिए तो आप उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करोगे। अब क्वेश्चन उठता है कि यूके ऐसा एग्रीमेंट साइन क्यों करेगा? वही तो जो मैंने अभी बोला कि इतने सारे स्टूडेंट्स यूके में जाते हैं तो यूके की इकोनॉमी को देखो ना कितना फायदा होता है। अगर यूके इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा तो ऑस्ट्रेलिया कर लेगा, दूसरे देश कर लेंगे, तो फिर इंडिया के स्टूडेंट्स भी उस देश में जाएंगे जिस देश का इंडिया के साथ अच्छा एग्रीमेंट है स्टूडेंट्स से संबंधित। और क्या किया जा सकता है? इंश्योरेंस कंपलसरी किया जा सकता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं दूसरे देशों में पढ़ने के लिए उनका इंश्योरेंस कंपलसरी हो, ताकि मुश्किल भरी घड़ियों में उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अभी देखो, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है, नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंडियन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट से संबंधित प्रोविजन भी किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है यूके में देखो हायर एजुकेशन ना स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपोर्ट में से एक है। हायर एजुकेशन से यूके 28.8 बिलियन डॉलर्स जनरेट करता है। और कुछ लोगों का यह मानना होता है ना कि सिर्फ अमीर स्टूडेंट्स, अमीर घरों के स्टूडेंट्स ही दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो भारी भरकम लोन लेके जाते हैं अपनी एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए, और थोड़ा सा भी बीच में पढ़ाई में डिसरप्शन आ जाता है ना तो उनका जो पूरा भविष्य है वो दांव पे लग जाता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि विदेशों में जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेस्ट फायर्स से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम आज का फॉरेस्ट फायर्स का आर्टिकल डिस्कस करें, एक पुराना अच्छा आर्टिकल है फॉरेस्ट फायर्स से संबंधित, वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो देखो नेचुरल रीजंस यानी प्राकृतिक कारण भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉरेस्ट फायर्स के लिए, लेकिन आजकल
ज्यादातर टाइम्स जो आग लगती है जंगल में वो ह्यूमन रीजंस के कारण ही लगती है। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, जल्दी से पता लग जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब भी आग लगती है। इंडिया के काफी सारे देशों के साथ एग्रीमेंट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल नासा के साथ इंडिया का एग्रीमेंट है। नासा दुनिया भर में फॉरेस्ट फायर्स को मॉनिटर करती है। नासा के जो सैटेलाइट हैं वो दुनिया भर के फॉरेस्ट को मॉनिटर करते हैं। जब भी आग लगती है वहां पर जंगल में, नासा को पता लग जाता है सैटेलाइट्स की सहायता से। चूंकि इंडिया का एग्रीमेंट है नासा के साथ, तो नासा इंडिया में फॉरेस्ट फायर्स का जो डेटा है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप देती है। प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, नासा को डेटा का पता लग जाता है सैटेलाइट्स की सहायता से, तो नासा फॉरेस्ट फायर से संबंधित जो डेटा है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को दे देती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को फॉरेस्ट फायर से संबंधित ये डेटा दे देती है। तो देखो, पहले तो इस पूरी प्रोसेस में 6 घंटे लगते थे, अब तो सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। 2 से 3 घंटों के अंदर अंदर नासा से जो डेटा आता है वो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के पास पहुंच जाता है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस डिजिटाइज्ड डेटा की सहायता से एग्जैक्ट ये बता सकती है कि थेनी हिल्स, फॉर एग्जांपल इस केस में थेनी हिल्स में जो आग लगी वो एग्जैक्टली किस कंपार्टमेंट में लगी, यानी थेनी हिल्स के किस कंपार्टमेंट में आग लगी। तो देखो, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के पास सफिशिएंट टाइम होता है, अगर वो सफिशिएंट स्टेप्स उठाएं तो जंगल में आग को बढ़ने से पहले ही रोका जा सकता है। मेनली 4 तरीके फॉलो किए जाते हैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा आग को रोकने के लिए। सबसे पहला जो इफेक्टिव मेथड है जंगल की आग को बुझाने के लिए वो है टेक्नोलॉजी का यूज। हवा में हेलीकॉप्टर और ग्राउंड पे इनफ पर्सनल की सहायता से फायर रिटार्डेंट्स का यूज किया जाए, यानी उन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाए जो जल्दी से आग को बुझा सकते हैं। लेकिन देखो, आमतौर पे इस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये मेथड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। जब ह्यूमन लाइफ्स खतरे में होती हैं तब इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, और इंडिया में तो रेयरली इस तरह के मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मेथड जंगल की आग को बुझाने के लिए है कंपार्टमेंटलाइजेशन और फायर लाइन। देखो, जंगल को विभिन्न कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। मान लीजिए ये जंगल है, यहाँ पे कोई सड़क जा रही है, यहाँ पे कोई नदी है, या फिर कोई एक ऐसी चीज है जो नेचुरल बैरियर है। तो इस प्रकार से जंगल को विभिन्न कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है नेचुरल बैरियर की सहायता से। तो एक एक कंपार्टमेंट पे फोकस किया जाए। पहले मान लीजिए यहाँ पे कोई नदी जा रही है, तो इसका जो आसपास का एरिया है इस पे फोकस किया जाए और एक फायर लाइन बना दी जाए। फायर लाइन का मतलब यह है कि थोड़ा सा जो एरिया है वहां पे जो भी वेजिटेशन है, पेड़ हैं, उनको हटा दिया जाए, क्योंकि देखो आग आगे नहीं बढ़ेगी अगर बीच में एक ऐसा स्ट्रिप आएगा जहां पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, कोई भी पेड़ नहीं है, और नीचे फायर को आगे बढ़ने के लिए कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं मिल रहा है, तो फायर ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो ये दूसरा मेथड है, कंपार्टमेंट पे फोकस किया जाए और फायर लाइन की सहायता से, यानी खुद से थोड़ा बहुत जो जंगल है वो रिमूव कर दिया जाए, फायर आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है काउंटर फायर। फॉर एग्जाम्पल ये जंगल है, जंगल में इस डायरेक्शन में आग आगे बढ़ रही है। अगर देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता है कि इस पूरे रीजन में कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो कई बार वो क्या करते हैं, काउंटर फायर यानी दूसरी डायरेक्शन में आग लगा देते हैं। तो देखो नेचुरली फायर यहां से आगे बढ़ रही है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा किया कि खुद से आग लगा दी, तो 2 आग की आपस में टक्कर हो जाएगी। और देखो जो आग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाई है वो आग वेजिटेशन को खत्म करती जाएगी। तो 2 आग जब आपस में टकराएंगी तो वो ऑटोमेटिकली आग आगे नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि दूसरी आग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लगाई गई है उसने तो सारी वेजिटेशन को खत्म कर दिया है, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, ना ही वेजिटेशन मिलेगी। तो कई बार काउंटर फायर का भी सहारा लिया जाता है जंगल की आग को बुझाने के लिए। फोर्थ एंड लास्ट मेथड जो फॉलो किया जाता है वो है इनफ पर्सनल अवेलेबल हो ग्राउंड पर आग को बुझाने के लिए। टहनियों की सहायता से या फिर दूसरे मीन्स की सहायता से आग की डायरेक्शन को चेंज किया जाए, तो उसके बाद पानी या फिर जो भी सोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है आग को बुझाने के लिए, उसकी सहायता से आग पे काबू लाया जाए। तो देखो ज्यादातर फोर्थ मेथड का ही इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से दूसरा और तीसरा मेथड भी मिक्स किया जाता है। लेकिन पहला मेथड जैसा मैंने आपको बताया यूजली इंडिया में नहीं फॉलो किया जाता, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव होता है ये मेथड। फायर रिटार्डेंट्स का यूज किया जाए, हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जाए। अब देखो जैसा आर्टिकल की शुरुआत में हमने डिस्कस किया, फॉरेस्ट फायर्स की मॉनिटरिंग में तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर को 2 घंटों के अंदर अंदर यह पता लग जाता है उनके फॉरेस्ट के कौन से कंपार्टमेंट में यानी कौन से हिस्से में एग्जैक्टली आग लगी है। लेकिन फिर भी बहुत लंबा समय लग जाता है फॉरेस्ट फायर्स को यानी जंगल की आग को बुझाने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो सबसे पहला रीजन ये है,
फॉरेस्ट फायर का जो फ्रंट होता है काफी लंबा फ्रंट होता है, 10-15 किलोमीटर का फ्रंट होता है या फिर उससे भी ज्यादा का फ्रंट हो सकता है। लेकिन इतने बड़े फ्रंट का सामना करने के लिए, इतने बड़े लेवल पे जंगल की आग को बुझाने के लिए कुछ ही पर्सनल को भेजा जाता है, कुछ ही पर्सनल की जो आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं या फिर जीप्स हैं उनको भेजा जाता है इतने बड़े लेवल पर जंगल की आग को बुझाने के लिए। इसलिए इन थोड़े बहुत पर्सनल को बहुत लंबा समय लग जाता है आग को बुझाने में। तो ये सबसे मेजर रीजन है, इनफ वर्कर्स नहीं होते जंगल की आग को बुझाने के लिए। दूसरा, जो वर्कर्स भेजे जाते हैं जंगल की आग को बुझाने के लिए उनके पास फैसिलिटीज भी नहीं होती। तो देखो ये दो चीजें ध्यान रखनी होगी, अगर आग को जल्दी से बुझाना है इनफ पर्सनल होने चाहिए आग को बुझाने के लिए और उनके पास सारी फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। रात को जलने वाली टॉर्च होनी चाहिए, फूड सप्लाई, और अगर सांस लेने में कोई परेशानी हो तो उसके लिए इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। इसके अलावा फंड्स जो एलोकेटेड किए जाते हैं फॉरेस्ट फायर को बुझाने के लिए वो बहुत कम फंड्स एलोकेटेड किए जाते हैं। अगर फंड्स अच्छे से एलोकेट किए जाएं तो बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी फॉरेस्ट वर्कर्स के पास जो लगाए जाते हैं जंगल की आग को बुझाने के लिए, और इनफ पर्सनल भी उपलब्ध होंगे। एक जो उपाय किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है, जो सीजनल लेबर हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। आमतौर पे गर्मियों में आग ज्यादा लगती है तो गर्मियों की सीजन के लिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हैं उनके साथ भी एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है और उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है ताकि फॉरेस्ट फायर को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, सरकार बहुत कम फंड्स एलोकेट करती है इस चीज के लिए। वैसे तो सरकार फॉरेस्ट में प्लांटेशन के लिए बहुत ज्यादा फंड्स एलोकेट करती है, लेकिन वो फंड्स करप्शन में चले जाते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट को बचाने के लिए सरकार कुछ नहीं करती, जबकि आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की प्लांटेशन के लिए सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन वो एफिशिएंट तरीका नहीं है। सरकार को फोकस करना चाहिए ऑलरेडी जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनको बर्बाद होने से रोका जा सके और इनफ फंड्स एलोकेट किए जाएं। एक तरीका वैसे आर्टिकल में अलग से यह भी बताया गया था जो ब्रिटिशर्स फॉलो करते हैं। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सेफ सीजन, जैसे विंटर सीजन है, सर्दियों का जो सीजन है, इस सीजन में फॉरेस्ट में जो अंडरग्रोथ है, जैसे नीचे जो पत्तियां वगैरह होती हैं जिनकी वजह से फायर आगे बढ़ती है, जो फ्यूल का काम करते हैं, इस अंडरग्रोथ को विंटर सीजन यानी सेफ सीजन में ही खत्म कर दिया जाता है ताकि विंटर सीजन के आगे जो समर का सीजन आएगा उस सीजन में फॉरेस्ट की जो अंडरग्रोथ है वो फॉरेस्ट को आगे बढ़ने में सहायता ना करे और फ्यूल का काम ना करे। तो यह किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन राइटर मना करते हैं कि इस मेथड को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तो देखो जो सीड्स हैं, हर्ब्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो सारे जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाते हैं फॉरेस्ट के, तो इससे बहुत ज्यादा बर्बादी ऑलरेडी हो जाती है। तो ये जो मेथड है कॉस्ट बेनिफिट काफी कम है इस मेथड में। तो इस प्रकार से हमने ये तो देखो पुराना आर्टिकल डिस्कस किया। अब बात करते हैं आज के आर्टिकल की। आज के आर्टिकल में शुरुआत में कहा जाता है फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है ये तो देखो बच्चा भी बता सकता है, और अब तो वैसे भी पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में इंडिया की जो कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए भी ज़्यादा फॉरेस्ट का होना आवश्यक है, क्योंकि फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन्हीं फॉरेस्ट में जब आग लग जाती है तो वही स्टोर्ड कार्बन जब रिलीज हो जाता है तो बल्कि फ़ायदे के बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। 2021 में उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में और उत्तराखंड में जंगलों में बड़ी आग लगी, जिससे वहाँ का जो इकोसिस्टम है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। यूएन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार ये फॉरेस्ट फायर का जो ट्रेंड है ना पूरे अर्थ पर तेजी से इंक्रीज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण जो ये जंगलों में आग की घटनाएं हैं ये बढ़ने लगी हैं। अब देखो राइटर ना इस आर्टिकल में इस बात पे फोकस करते हैं, लोकल लेवल पे जो कम्युनिटी है ना उनका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है फॉरेस्ट फायर को रोकने में। जैसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पिछले साल आग लगी ना, तो वहां के जो ट्राइबल लोग थे वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर कोशिश कर रहे थे आग को बुझाने के लिए। इवन इस साल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो ग्रामीण हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो पहले से कोशिश कर रहे हैं कि इस साल आग ना लगे। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो तो जंगलों में नीचे जो पत्तियां वगैरह गिर जाती हैं उनको साफ कर रहे हैं ताकि आग लग भी जाए तो फैले ना। फायर लाइन उनके द्वारा क्रिएट की जा रही है। फायर लाइन मतलब ऐसी स्ट्रिप जहां पे वेजिटेशन बिल्कुल भी ना हो, जैसा हमने पुराने आर्टिकल में रिवाइज भी किया, ताकि आग फैले ना, रुक जाए। सदियों से देखो जो ये ट्राइबल लोग हैं या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं ना, उनका बड़ा रोल रहा है जंगलों को सस्टेन करने में, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका तो जीवन यापन भी इन्हीं से चलता है। इनकम सोर्स उनके लिए रहेगा नहीं अगर जंगल खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए ना,
जब भारत को कॉलोनी बनाया गया था, तो उनकी सोच ये थी कि अगर हमें जंगल चाहिए ना, ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए इनको यहां से भगाना पड़ेगा फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। तो इसीलिए वो स्ट्रिक्ट कानून लेके आए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को और ट्राइबल्स को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। लेकिन देखो दुखद बात यह है, आजादी के बाद भी सरकार की जो सोच है ना वो चेंज नहीं हुई। जो माइंडसेट कॉलोनियल ईरा में था ना, वही माइंडसेट आज भी है। ब्यूरोक्रेट्स को यह लगता है कि ये जो ट्राइबल लोग हैं ना, ये बाधा है, चैलेंज है फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, लेकिन ऐसा है नहीं। एग्जाम्पल दिया जाता है जैसे बैगा और गोंड कम्युनिटीज हैं, ये क्या करती हैं, महुआ ट्रीज के नीचे ना छोटी छोटी आग जला देती हैं। अब सरकार को यह लगता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यह लगता है यही रिस्पॉन्सिबल है आग जलाने के लिए, बड़ी जो आग लगती है ना वो उन्हीं के लिए यही ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको समझने की आवश्यकता है जब फॉरेस्ट में बड़े स्केल पे आग लगेगी, इनके इंटरेस्ट भी तो हार्म हो रहे हैं ना, बल्कि ये जो छोटी छोटी आग लगाते हैं ना, इनके फायदे होते हैं। क्योंकि छोटी छोटी स्केल पे आग लगाएंगे तो जैसा पहले हमने डिस्कस किया, नीचे जो पत्तियां वगैरह हैं वो पूरी साफ हो जाएंगी। फिर कल को बड़े स्केल पे आग लगेगी तो पूरा वेजिटेशन वहां पे क्लियर मिलेगा, आग आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ये जो छोटे छोटे स्केल पे आग लगाते हैं ना, बिल्कुल अपने आप को गर्म रखने के लिए लगाते हैं, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको दूर रखने के लिए लगाते हैं। इससे कई सारे जो सीड्स हैं ना वो अच्छे से जर्मिनेट भी होते हैं, अच्छे से खिल के बाहर आते हैं। ये भी फायदा होता है जब जो ये छोटे छोटे आग लगाते हैं। ये तो देखो यूएसए की एक रिसर्च में भी सामने आया था, बिल्कुल लो इंटेंसिटी या फिर मॉडरेट इंटेंसिटी की जो फायर है ना, वो बड़ी आग के लिए फ्यूल खत्म कर देती हैं। और यहां पर देखो सीड्स भी आसानी से जर्मिनेट हो सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी तपिश मिलती है छोटी इंटेंसिटी की फायर से। लास्ट में राइटर ये सजेशन देते हैं, अगर देखो वास्तव में आप फॉरेस्ट फायर को रोकना चाहते हो ना, तो आप रूट काज में भी जाइए। कई बार जंगल में आग लग जाती है क्योंकि फॉरेस्ट, मान लीजिए फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के साथ लगते खेत हैं, खेतों में स्टबल जो है ना, यानी फसल का जो वेस्ट है वो जलाया जाता है, तो उससे भी कई बार आग फैल जाती है यहाँ पे जंगलों में। इसके साथ साथ कई बार फॉरेस्ट के साथ लगते जो किसान है ना, मतलब ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे किसानों की ज़मीन है, वो भी जानबूझ के कुछ एरिया में आग लगा देते हैं ताकि उस फॉरेस्ट के लैंड का इस्तेमाल किया जा सके खेती के लिए। तो आप रीजन्स में जाइए, बजाय इसके कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइबल लोग हैं उन पर इल्ज़ाम लगाएं कि उन्होंने ही आग लगाई है और वो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में बाधा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सजेशन ये भी है, अगर फॉरेस्ट फायर से निपटना है तो इंडिया को कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव करना होगा वेरियस मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज के बीच, चाहे वो एजेंसी यूनियन लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। इसके साथ साथ देखो जो टेक्निकल नॉलेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है वो ट्राइबल लोगों के साथ शेयर करनी भी ज़रूरी है, ताकि वो भी ज़्यादा अवेयर हों और फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फॉरेस्ट फायर से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सोशल मीडिया पर वार संबंधित डिसइंफॉर्मेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कंटेक्स्ट आपको पता है, यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में सोशल मीडिया भी एक इंफॉर्मेशन वारफेयर का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। आज के समय में सोशल मीडिया पर जो आप यूक्रेन रशिया वार से संबंधित न्यूज़ देख रहे हो, ज़्यादातर वो न्यूज़ इंफॉर्मेशन वारफेयर का हिस्सा होती है। जैसे कि देखो एक वीडियो वायरल हुई, यूक्रेन ने रशिया के एक फाइटर जेट को मार गिराया। बाद में पता लगा वो वीडियो पूरी तरह से फैब्रिकेटेड थी और वो वीडियो गेम की सहायता से वो बनाई गई थी। इस प्रकार से अनेकों ऐसी न्यूज़ को बस्ट किया जा चुका है जो फेक निकली। यूक्रेन रशिया वार को कुछ एक्सपर्ट्स पहला टिकटॉक वार भी बोल रहे हैं। टिकटॉक देखो हमारे देश में तो बैन है, लेकिन रशिया और यूक्रेन के जो टिकटॉकर हैं ना, बहुत सारी वीडियो शेयर कर रहे हैं आपस में। उनके बीच होड़ लगी है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स प्राप्त करने की। अब बहुत बार झूठ भी होता है, 10 सेकंड की वीडियो हो, 15 सेकंड की वीडियो हो, किसी घायल रशिया के सैनिक की या फिर यूक्रेन के सैनिक की, क्या पता लगेगा उससे? ना कुछ कंटेक्स्ट का पता लगता है।
जो जेनेवा कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन में देखो साफ तौर पे बोला गया है, जो प्रिजनर ऑफ वार है ना, मान लीजिए रशिया ने यूक्रेन के कुछ सैनिकों को पकड़ लिया या फिर दूसरी तरफ वाइस वर्सा, तो उनको ना आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते अपने प्रोपगेंडा को प्रोपगेट करने के लिए। लेकिन ऐसा भी देखने को मिला कि सोशल मीडिया पर जो सैनिक पकड़ लिए गए एक दूसरे के द्वारा, उनको मारा पीटा जा रहा है या फिर उनको कॉफी दे दी, सिगरेट दे दी और दिखाया जा रहा है कि देखो हम कैसे आपके प्रिजनर्स को रख रहे हैं। तो ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन वारफेयर का हिस्सा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं ना तो देखो ऐसी वीडियोस रोकने में सफल हो पा रही हैं जो नहीं दिखानी चाहिए, जो पब्लिक तक नहीं पहुंचनी पाई, जिसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे अब किसी सोल्जर की डेड बॉडी है, कायदे से देखो ये चीज़ें शेयर करने वाली नहीं होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खुलेआम ये वीडियोस शेयर होती हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इतना कमाती हैं पैसा, लेकिन स्टाफ नहीं रखती। आज भी ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, पूरी तरह से एल्गोरिथम पे डिपेंडेंट हैं कि हाँ ऐसी वीडियोस वायरल हों तो कोई रिपोर्ट करे, तब जाके हम ऐसी वीडियोस को हटा दें। लेकिन देखो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ये वीडियोस पूरी तरह से फैल गई होती हैं। कायदे से ज़्यादा स्टाफ होना चाहिए इनके पास में, स्टाफ के नाम पर गिने चुने एम्प्लॉयज़ इनके पास होते हैं ऐसे कंटेंट को रोकने के लिए, हेट वाले या फिर जो डिग्निटी के अगेंस्ट हैं। बट वही बात, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्ट करते नहीं हैं। चलो ये तो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह। छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स जो वेस्टर्न कंट्रीज में रजिस्टर्ड हैं, वहां पे इतना हेट्रेड वाला कंटेंट शेयर होता है, कोई नहीं रोकता। जबकि ये देश अपने आप को लिबरल बोलते हैं कि हम वैल्यूज को अपनाते हैं। तो आप क्यों नहीं इन प्लेटफॉर्म्स को मजबूर करते, फेसबुक को, ट्विटर को, कि भैया आप स्टाफ की संख्या बढ़ाओ, इतना प्रॉफिट आप कमा रहे हो, ऐसा जो डिस इन्फॉर्मेशन या फिर फेक न्यूज वाला कंटेंट है वो नहीं शेयर होना चाहिए। नहीं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते ये देश, ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स की। तो आज का जो आर्टिकल है ना, ये बोलता है इंडिया जैसे देशों को आवाज उठानी चाहिए कि इन प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। ये कोई ऐसा पैरामीटर निकालें जिससे फेक न्यूज, डिस इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो। देखो इंडिया के पास ऐसे डिप्लोमेट्स होने चाहिए जो वर्ल्ड के बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इन प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट क्वेश्चन रेज कर सकें, डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज उठा सकें। पहले ऐसा होता था आजादी के बाद, लेकिन अब जैसे इंडिया बोलता तो है कि हम बड़ी पावर का स्टेटस अख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया के ना एक्शंस ऐसे दिखते नहीं हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यूक्रेन के इशू पर इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेन किया, अच्छी चीज है, मतलब एक पक्ष इंडिया ले भी नहीं सकता था। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे देश का कोई बड़ा लीडर जैसे प्रधानमंत्री मोदी ये स्टेटमेंट देते कि इंडिया तैयार है रशिया और यूक्रेन के बीच में मीडिएशन करवाने के लिए, तो इस स्टेटमेंट देने में क्या जाता था? इसी से तो पावर दिखती है कि हां इंडिया बड़े स्केल पर वर्ल्ड में बड़े मैटर्स पर रोल प्ले करने के लिए तैयार है। अरे मत करवाओ यार मीडिएशन, लेकिन विल पावर अपनी तो दिखनी चाहिए ना। यह बात टर्की ने बोली कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं, इजराइल ने भी बोली, इजराइल के प्रधानमंत्री तो गए भी थे, पहले वो उन्होंने यूक्रेन के प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति से बात की, उसके बाद वो रशिया गए, उसके बाद वो जर्मनी में भी गए। तो ये जो एक्शंस है ना, वो दिखाते हैं कि आप वर्ल्ड के बड़े मैटर्स पर कितना इंटरेस्टेड हो। तो इंडिया के जो एक्शंस है ना, वो दिखने चाहिए। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट इंडिया आवाज उठाएगा ना, तो इंडिया के एक्शन दिखेंगे कि इंडिया बड़े स्केल पर भूमिका निभाने के लिए तैयार है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।